बच्चों, हमारा इंग्लिश लिटरेचर का वुवन वर्ड्स कंटिन्यू है और वुवन वर्ड्स में हमारा प्रोज सेक्शन में भी पोएट्री पार्ट कंटिन्यू है। और पोएट्री पार्ट की जो हम बात करते हैं तो हम आधे से ज़्यादा पड़ाव पार कर चुके हैं। हमारी जो 8th पोएम है वह कंटिन्यू है, जिसका नाम है फॉर इल्काना। और इल्काना किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? निसी म्यूजिकल सर के द्वारा। तो हम पार्ट 3 स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर्स का, उससे पहले हम रिकॉल करते हैं निसी म्यूजिकल सर के बारे में। उससे पहले हमारा जो सेकंड पार्ट स्टेंजा एक्सप्लेनेशन है उसे हम रिकॉल करते हैं। देखिए बच्चों, हम निसी म्यूजिकल सर की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि निसी म्यूजिकल सर का 1924 में मुंबई में बर्थ हुआ था और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के लिए ये माहिर समझे जाते हैं। हमने बात की थी इनके वर्क की, तो ये चिल्ड्रंस के ऊपर बहुत अच्छा मैटर लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी हैं और अप टू 2004 ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने लेखन के काम से जुड़े रहते थे। अगर हम बात करें इनके काम की तो हम देखते हैं कि ये मुंबई यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाते ही थे, वहीं से पढ़े हुए हैं। देन आफ्टर फर्दर स्टडीज़ के लिए ये अब्रॉड चले गए थे बच्चों। और हम देखते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ मुंबई में अपने स्टडीज़ की है और करवाई है, वहाँ यूनिवर्सिटी में ये प्रवक्ता के रूप में जुड़े हुए रहे, प्रोफेसर के रूप में जुड़े हुए रहे बच्चों। साथ ही ये यूएसए और यूके में भी अपने जो हम कह सकते हैं कि चैप्टर्स वगैरह रीड आउट करवाने के लिए वहाँ पे टाइम टू टाइम अपने व्याख्यान देने के लिए जाते रहते थे। तो निसी म्यूजिकल सर का जो हम अगर कहें बैकग्राउंड, वो जो हिंदी लिटरेचर है उसको इंग्लिश में लिखने में माहिर थे। हम बात करते हैं हमारी पोएम फॉर इल्काना की, तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने परिवारवाद के ऊपर इस पोएम को लिखा है। सामाजिक ताना बाना लेते हुए इस पोएम को इन्होंने कंटिन्यू किया है। पति पत्नी और उनका एक 7 साल का बच्चा होता है जो घर में बैठे हैं। अप्रैल की शाम है, दोनों तीनों आपस में बात करते हैं कि क्यों ना इस अप्रैल के सुखद शाम को बाहर बैठकर बिताया जाए, और तीनों जने बाहर चले जाते हैं। हस्बैंड वाइफ जो है वो आराम से चेयर पे पांव पसार कर बैठ जाते हैं, जबकि बच्चा जो है वह पास में ही गार्डन में खेलता है। बात करने की आदत के ऊपर निसी म्यूजिकल सर कहते हैं कि पति को पता है कि पत्नी कुछ न कुछ बोलेंगी, लेकिन वह शुरुआत नहीं करते हैं और उन्हें पता है अल्टीमेटली कौन शुरुआत करेंगी, उनकी पत्नी ही शुरुआत करेंगी। वाइफ क्या कहती हैं, देखिए ये जो खिड़की है इसका कांच टूट गया है। पत्नी को ये भी एहसास हो जाता है कि पति को ये बात पहले से पता है, बट वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। पत्नी कहती भी है कि जो पड़ोस वाले हस्बैंड्स हैं वो बहुत केयरिंग है। नो डाउट उनके खुद के हस्बैंड बहुत केयरिंग होते हैं। और इन तीनों की जो बॉन्डिंग दिखाई जाती है इस पोएम में बहुत ही अच्छी दिखाई जाती है बच्चों। तीनों एक ऐसे तार से जुड़े हुए होते हैं जो महीन भले ही है, पतला भले ही है, लेकिन बहुत ही मजबूत है। इट मीन्स इनके अंदर जो आपस में पारस्पर सामंजस्य कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है। दोनों बातें करते हैं, इन बिटवीन बच्चा जो खेलता है उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है और वो सडनली आके अपनी मदर को कहता है, मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए ये आशा करती हैं कि बच्चे को हस्बैंड जो हैं वो डिसिप्लिन सिखाएंगे, अनुशासन सिखाएंगे, बट होता क्या है, हस्बैंड दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेट मम्मा क्या कहती हैं अपने बेटे के लिए, बेटा 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट के बाद में मैं आपको डिनर दे दूंगी। लेकिन छोटा सा बच्चा है, अपनी बात को बहुत ही लॉजिकल तरीके से रखता है। क्या कहता है, मम्मा 5 मिनट बाद में तो मेरी भूख ही फिनिश हो जाएगी, आपको तो खाना देना है तो अभी दीजिए। और ये जो भूख फिनिश वाली बात का लॉजिक जो है वो पति महोदय को, इट मीन्स 7 इयर्स ओल्ड जो बच्चा होता है उसके फादर को बहुत इम्प्रेस करता है। फादर सोचते हैं कि अरे बच्चे ने इतना बड़ा लॉजिक दिया है कि 5 मिनट बाद में उसकी भूख ही फिनिश हो जाएगी, तो ऐसे बच्चे को तो फटाफट खाना मिलना चाहिए। मदर फिर रिक्वेस्ट करती हैं, बट जब वो देखती हैं बच्चे का आर्गुमेंट सुनती हैं तो उन्हें भी हंसी आ जाती है और अल्टीमेटली वो क्या कहती हैं, इट्स ओके,
चलिए अंदर चलते हैं और मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। तो ये जो पोयम है ये हमें बहुत बड़ी सीख भी दे रही है बच्चों कि हमें यूनिटी में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम परिवार में यूनिटी में रहेंगे तभी हम सोसाइटी में, समाज में यूनिटी में रहेंगे, और जब समाज में यूनिटी में रहेंगे तो नो डाउट हम अपने नेशन को भी उतना ही यूनाइट रख पाएंगे। तो होप आपको पोयम समझ में आई थी, आपको उसको रिकॉल करने में बड़ी आसानी रही होगी बच्चों। तो शुरू करें अपना थर्ड पार्ट। आज हम इस थर्ड पार्ट में कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आप ही से रिक्वेस्ट करते हैं, ओपन योर नोटबुक्स एंड टेक योर पेन, राइट डाउन विद मी। पहले मेरे साथ आप इसको बार बार रीड आउट करिए, और रीड आउट करने के बाद में अपनी अपनी कॉपीज़ में इसको लिखना मत भूलिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को अगर आपके पास लिखा हुआ मटेरियल होता है तो पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो है ना हमारे साथ तैयार अपनी अपनी नोटबुक्स को लेके? ओके, वेरी गुड। फर्स्ट वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द idyllic juxtaposed with the pedestrian in the poem? पोयम में एक सुखद एहसास बताया जा रहा है, एक आपस में जो सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो वह सब क्या है उसी के बारे में हमें बताना है कि ये सब किस तरह से निसी म्यूजिकल सर ने एब्रिविएट करके हमें बताया है। रीड द आंसर विद मी। एक एक लाइन को रीड आउट करिए बच्चों मेरे साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो अपने आप में इंसान को परफेक्ट करती है। निसीम इज़ नोन फॉर ब्रिंगिंग आउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी। निसीम सर इस चीज़ में माहिर होते हैं कि वो सामान्य चीज़ों से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों को अलग कर लेते हैं। हिज पोएम्स आर बेस्ड ऑन द ऑर्डिनरी सेटिंग्स एंड ऑर्डिनरी इश्यूज। उनके जो पोएम्स है उनका जो बेस है वो ज़्यादातर हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों, क्या होता है उनका बेस? नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं, ऑर्डिनरी इश्यूज़ होते हैं। उन ऑर्डिनरी इश्यूज़ को, ऑर्डिनरी सेटिंग्स को ही वो इतने प्रभावशाली तरीके से हम सबके सामने रखते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। द वे इन विच ही प्रेजेंट्स द कॉमन इश्यूज़ आर अप्रिशिएटेड बाय मैनी क्रिटिक्स। और यही कारण है कि उनका जो सामान्य में से भी विशेष इशू को उठा के अपने पोएम्स को लिखना क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आता है, और जो आलोचक हैं वो भी इसको समालोचना के रूप में बहुत अच्छा सा, अप्रिशिएशन के रूप में बहुत अच्छे से लिखते हैं। इन फैक्ट ही वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट हु अबेंडेंट रोमांस एंड रॉटन ऑर्डिनरी इश्यूज इन हिज पोएम्स। ये एक पहले कवि हैं जिन्होंने परिवार, आपस में जो समाज में लोग रहते हैं उसमें से भी ऐसा रोमांस उठा के दिया है, एक अंदरूनी गहराई की बात की है कि पति पत्नी में अपने आप में ही इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि वो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ चीज़ें समझ जाते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है रोमांस की, ये निसी म्यूजिकल सर के पोएम्स में देखने को मिलती है। और ये जो ऑर्डिनरी इश्यूज़ इनके द्वारा अराइज किए जाते हैं, इन ऑर्डिनरी इश्यूज़ से भी आप देखिए कितना अच्छे से हमें एक बहुत बड़ी सीख भी ये पोएम हमें दे जाती है। इन द पोएम फॉर इल्काना द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी ऑर्डिनरी होम सिचुएशन। हम देखते हैं कि इल्काना पोएम में निसी म्यूजिकल सर ने बहुत ही कॉमन इशू, एक फैमिली का जो कॉमन इशू है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अराइज किया है। द पेरेंट्स आर डिस्कसिंग देयर हाउस होल्ड इशूज़। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं इस पोएम में? अपने घर परिवार की ही बातें कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट थ्रू वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच ही प्रेजेंट्स मैनी ऑर्डिनरी इश्यूज दैट एनी मैरिड कपल मे अंडरगो। और ये जो अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते वक्त इस पोएम को अराइज किया है, इन दोनों के टॉक्स, हस्बैंड वाइफ के टॉक्स को इन्होंने लिखा है। तो ये सब क्या है? ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ी सीख है कि जो मैरिड कपल है अमूमन वो इन्हीं सब उधेड़ बुन से, इन्हीं सब जीवन यात्राओं की रेखाओं से गुजरते हैं, और उसी को ही सर ने अपनी पोएम का मेन पॉइंट बनाया है। Thus, though his creation Nisim has given the readers that even in a pedestrian lies an idyllic expression। और इसीलिए म्यूजिकल सर ने क्या कहा है? निसिम म्यूजिकल सर कहते हैं कि जो साधारण सौहार्द की भाषा है,
सुखपूर्वक माहौल जो है वह हर परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी What makes the urgency of the child's demand seem logical? जो बच्चा है वो भूख की डिमांड कर रहा है, तो वो भूख की डिमांड है वो लॉजिकल के रूप में लग रही है, तार्किक रूप से एकदम सही लग रही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? बच्चों की बात है, बच्चे आप हो, बहुत इजीली समझ पाओगे इसको, आप पढ़ चुके हैं मेरे संग में। सो रीड आउट द आंसर विद मी, आपको इजी गोइंग स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझ में आ जाएगी। द चाइल्ड इज़ यंग एंड इम्पेशेंट, जो बच्चा है वो बहुत छोटा है और उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंसलेस बच्चा है। ऑन हियरिंग हिज मदर्स वॉइस द चाइल्ड इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज हंगर, जैसे ही मदर ने कहा वेट, तो बच्चे को वापस अपनी भूख याद आ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर खाना है। सो ही गोज़ अप टू हर आस्किंग फॉर फूड, और इसीलिए वह क्या करता है, अपनी मदर के पास जाता है और मदर को क्या कहता है, आई एम फीलिंग हंग्री, आई नीड सम फूड। द मदर टेल्स हिम दैट ही शुड वेट फॉर 5 मिनट्स, और यहीं पे जो मेन मुद्दा है यहीं से शुरू होता है। मदर क्या कहती है, बेटा आप 5 मिनट इंतज़ार करिए। 5 मिनट क्या बड़ी चीज़ होती है क्या बच्चों? बट 7 ईयर्स ओल्ड जो चिल्ड्रन है उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। सी still he demands food and gives his logic that in case of being late he will not be hungry anymore। सबसे बड़ा लॉजिक बच्चे के द्वारा जो दिया जा रहा है इस पोएम में, वो क्या दिया जा रहा है कि मम्मा अगर मैं थोड़ी सी देर और भूखा रहूँ ना तो मेरी तो भूख ही फिनिश हो जाएगी। और थोड़ी सी देर क्या होती है, 5 मिनट्स की होती है मदर की तरफ से। तो बच्चे ने बहुत ही अच्छा लॉजिक दिया कि मम्मा हमारी तो भूख ही फिनिश हो जाएगी उस टाइम तक। द आर्ग्यूमेंट अपील्स हिज फादर, और यह जो लॉजिक है, यह जो कारण है, ये फादर को, बच्चे के फादर को बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? अरे वाह, बच्चे ने कितना अच्छा कारण दिया है और इस कारण की तो भरपाई होनी चाहिए, इस बच्चे को टाइम पे खाना मिलना ही चाहिए। He feels that the boy is such a logician even in such young age, so he deserves his dinner straight away। और फादर इस चीज़ को रखते भी हैं कि अरे बच्चे ने इतना अच्छा कारण दिया है तो इस कारण के हिसाब से तो बच्चे को फटाफट खाना मिलना ही चाहिए। द अर्जेंसी विच द बॉय डिमांड्स फूड मेक्स द मदर लाफ, और यह जो अर्जेंसी है बच्चे की तरफ से, ये जो डिमांड की जाती है डिनर की, और जिस तरह से डिमांड की जाती है, जिस तरह से लॉजिक दिया जाता है, उससे मदर को भी बहुत हंसी आने लग जाती है। दिस जॉय होल्ड्स द थ्री टुगेदर, और यह जो माहौल है वह इन तीनों को आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग में और बांध देता है। द मदर देन एग्रीज टू सर्व द डिनर एंड दे गो इनसाइड द हाउस। मदर एग्री हो जाती है बच्चों, और वो क्या कहती हैं, हाँ बेटा चलिए हम आपके लिए खाना तैयार करते हैं, और वो तीनों जो हैं वो हंसी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो हंसी खुशी वाला माहौल है, इसको पोएम में ढालने का हुनर हमारे पोएट निसी म्यूजिकल सर का है। और निसी म्यूजिकल सर ने ये जो मुद्दे उठाए हैं, ये हम हर किसी की परिवार के मुद्दे हो सकते हैं, हर किसी बच्चे का जो लॉजिक है वह हो सकता है। होप आपको बहुत इजीली ये आंसर समझ में आ गया होगा और आप इसे रीड आउट भी कर रहे हैं हमारे साथ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, What picture of a family is drawn by निसी म्यूजिकल in the poem for Elkanah? निसी म्यूजिकल सर ने एक तरह से परिवार की जो पिक्चर है वो पिक्चर हमें फॉर एल्काना में दी है, तो उसी पिक्चराइजेशन का ही हमें यहाँ पे, अच्छी जो फैमिली है उसी का ही हमें यहाँ पे बताना है कि किस तरह से उन्होंने इस पोएम को ढाला होगा। द फैमिली डिस्क्राइब्ड इन द पोएम हैज़ 3 मेंबर्स। इस पोएम में फैमिली में कितने मेंबर्स हैं बच्चों? 3 मेंबर हैं। फर्स्ट वन इज हस्बैंड, सेकेंड वन इज वाइफ एंड थर्ड वन इज सन। सन के लिए 7 ईयर्स ओल्ड सन है ये। और अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं
कि इनका ही ताना बाना, इनकी बातों का ही ताना बाना पोयम में दिया गया है। द पोएट हिमसेल्फ, कौन है 3 मेंबर? पोएट हिमसेल्फ, इट मीन जो हस्बैंड है उसी के द्वारा इस पोयम को लिखा गया है। हिज वाइफ एंड देयर 7 years old चाइल्ड, उनका कितने साल का बच्चा है बच्चों? 7 years old चाइल्ड है यहाँ पे। दे आर हैप्पी फैमिली, बहुत ही अच्छी फैमिली है वो, वेरी हैप्पी फैमिली। दे आर फॉरगिविंग इन नेचर एंड अवॉइड फ्रिक्शंस ओवर माइनर इश्यूज। देखिए सबसे बड़ी बात इस पोयम में हमें सीख देती है, वह क्या देती है कि वो एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, और जो नेचर है, देखिए सबसे प्रमुख बात, शाम का, अप्रैल के शाम का समय है और बाहर बैठना, इट मीन्स प्रकृति के नज़दीक बैठना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं पहले के पोएम्स में भी आपको बार बार इस चीज़ को मेंटेन करती हूँ, बार बार बताती हूँ बच्चों कि हमें नेचर के बहुत करीब रहना चाहिए। तो निसीम इज़िकल सर ने एक पॉइंट तो उठाया क्या, कि नेचर के करीब हैं, फॉरगिविंग इन नेचर, और दूसरा क्या है, अवॉइड फ्रिक्शंस ओवर माइनर इश्यूज। छोटे छोटे जो घरेलू मुद्दे होते हैं उनको तीनों जने अवॉइड ही करते हैं। The wife sometimes finds faults with the poet, saying that he doesn't know how to do certain tasks which other husbands do easily. वाइफ जो है वो कई बार अपने पति में कमियां निकालती हैं। क्या कहती हैं? दूसरे पति तो बहुत आसानी से इस काम को कर लेते हैं, आप इस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं। The poet avoids any argument with her because she is always right. और जो हस्बैंड है, इट मीन्स जो पोएट है, इट मीन्स जो हस्बैंड यहाँ पे पोएम को लिख रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पत्नी की बात को अवॉइड कर जाते हैं। क्यों अवॉइड कर जाते हैं? क्योंकि उनको क्या पता है, शी इज़ ऑलवेज राइट, मेरी जो पत्नी है वह हमेशा सही होती है। When their child rudely demands his dinner and does not wait for it, both of them feel irritated. जब बच्चा 7 साल का बच्चा है, वो खाने के लिए रूडली बिहेव करके खाने की डिमांड करता है, तो मदर ये चाहती हैं कि फादर उसको डिसिप्लिन का एक लेसन दे, बट फादर क्या करते हैं, फादर दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और ये जो माहौल है ये दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को इरिटेट कर जाता है। बट लेटर ऑन लाफ अवे हिज रूडनेस, परंतु थोड़ी ही देर में हंसी खुशी का माहौल हो जाता है और वो बच्चे की रूडनेस को भूल जाते हैं। द पोएट ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ अ हैप्पी फैमिली। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो पोएट हैं वो एक बहुत ही सुखद फैमिली की पिक्चर हमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बच्चे का आर्ग्यूमेंट है और उस आर्ग्यूमेंट की वजह से हस्बैंड वाइफ को लगता है कि बच्चे का लॉजिक सही है। माँ हंस पड़ती है और बाप को लगता है कि ऐसा आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही लॉजिकल है। तो ये जो फैमिली का ताना बाना है यह बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज करके हमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे डिनर से रिलेटेड बात की जा रही है। डिनर है तो कहीं ना कहीं मदर जुड़ी हुई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चों रीड आउट करिए मेरे साथ में। हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे द अथॉरिटी ऑफ द मदर व्हेन द सन आस्क्ड फॉर द डिनर। जो पोएट होते हैं वो इस चीज़ को किस प्रकार रखते हैं जब बच्चा जो है वो मदर से डिनर की डिमांड कर रहा है। बहुत ही लॉजिकल डिमांड थी। रीड आउट विद मी। When the son asks for his dinner, the wife looks towards the son's father, who at once averts his gaze and looks away, trying to avoid answering the demand put forward by the son. जब बच्चे के द्वारा भूख की डिमांड की जाती है तो जो मदर है वो क्या करती हैं, सन के फादर की तरफ, इट मीन्स अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और यह चाहती हैं कि जो हस्बैंड है वो बच्चे को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाए। बट हस्बैंड सब कुछ बातों को जानते हुए भी अनजान बन के दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं और इससे क्या होता है, वो अवॉइड ही कर जाते हैं कि बच्चे ने क्या डिमांड की है। द मदर आस्क हर सन टू वेट फॉर 5 minutes बाय वैगिंग अ फिंगर इन हिज डायरेक्शन।
माँ क्या करती हैं जब देखती हैं फादर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, देन शी टर्न्स टूवर्ड्स हर सन, और अपने बेटे को क्या कहती हैं, 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट बाद में ही मैं आपको डिनर सर्व करूँगी। When she speaks, she does it firmly and it sounds as if she were delivering a verdict suggesting an end to all discussions। और जब वो बात को कहती हैं तो वो इतना मजबूती से कहती हैं, वो ये चाहती हैं कि ये टॉपिक को यहीं फिनिश कर दिया जाए और मैंने जो कह दिया है वही फाइनल हो जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं फैमिली को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हस्बैंड हैं वो अगर एरोगेंट हो जाते हैं तो वाइफ साइलेंट हो जाती है, कई बार वाइफ होती हैं तो हस्बैंड हो जाते हैं, और दोनों होते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, है ना। और बच्चों का एरोगेंस है वो कई बार तो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और कई बार उनके रूडलेस जो उनका रूड बिहेवियर है उसके लिए बच्चों को स्कॉल्ड भी कर देते हैं। तो बच्चों, फैमिली में बने रहने के लिए हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस हमें सिखाया है पोएट ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको भी कवरअप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे ले रहे हैं अपना स्टेंजा 7, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम उसको यहाँ पे रीड आउट करते हैं। द सन इज़ वेटिंग इन अनदर सेकेंड। बच्चा इंतज़ार करता है, परंतु दूसरे ही क्षण क्या होता है, ही विल रिपीट हिमसेल्फ, वो वापस अपनी बात को वहाँ पे रखता है। वाइफ वैक्स अ फिंगर, वाइफ अपनी अंगुली को हिलाती हैं। फर्मली डिलीवर्स वर्डिक्ट वेट, और वो अपनी बात को रख के पुख्ता रूप में रखते क्या करती हैं, वेट, रुक जाइए थोड़ी देर। इन 5 मिनट्स आई विल सर्व यू डिनर, और वो थोड़ी देर कितनी होती है बच्चों, 5 मिनट्स की होती है। तो मदर कहती है 5 मिनट रुकिए, हम आपको डिनर सर्व कर देंगे। तो ये जो स्टेंजा है इसी के बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। व्हाट इज़ द सन वेटिंग फॉर, जो बच्चा है वो किसका इंतज़ार कर रहा है। देखिए, ही इज़ वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम हिज मदर रिगार्डिंग हिज डिनर। बच्चा अपनी मदर की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स का वेट करता है। क्यों करता है, वो ये चाहता है कि मदर मुझे हाँ कर दे कि हाँ जी बेटा हम आपको डिनर दे रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है इसकी तरफ बच्चा बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है कि मदर की तरफ से यस की हरी झंडी मिल जाए और मुझे डिनर सर्व कर दिया जाए। एक और लाइन थी जिसमें जो वाइफ है वो अपनी अंगुली को वेव कर रही है, वैग कर रही है, हिला रही है। क्या है वह क्वेश्चन देखिए, वाइफ वैग्स अ फिंगर, वाइफ जो है वो फिंगर को हिला रही है। व्हाट डज शी वांट टू शो, व्हाट डज शी वांट टू शो, वो क्या यहाँ पे साबित करना चाहती हैं। देखिए, शी वॉन्ट्स द चाइल्ड अगेंस्ट बीइंग इम्पेशेंट एंड इम्पोलाइट बाय वैगिंग हर फिंगर। सबसे बड़ी बात है जो माँ है वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा बात तो रखे बट डिसिप्लिन में रह के, रूडनेस नहीं रखे वो। तो यहाँ पे जो मदर हैं उन्होंने अपनी बात को प्रोमिनेंटली रखा है और क्या कहा है, शी वॉन्ट्स द चाइल्ड अगेंस्ट बीइंग इम्पेशेंट। बोले इतना धीरज तो धरो, आपा मत खोइए, आप अपना पेशेंस बनाकर रखिए। एंड इम्पोलाइट, और आप ये जो मिसबिहेव कर रहे हैं, रूडनेस ला रहे हैं, ये फैमिली में नहीं होना चाहिए। तो इन सब के लिए ही जो मदर है वो अपनी फिंगर को वैग करती हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फादर जो हैं वो अपनी ड्यूटी को कहीं ना कहीं निभा नहीं पा रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि परिवार में शांति बना रहे। बच्चा है, बच्चा तो थोड़े दिनों में समझदार होएगा तो वो अपने आप ही जिद करना छोड़ देगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, व्हाट डिसीजन डज द लेडी फर्मली डिलीवर, और एक बहुत ही डिसीजनफुल बात यहाँ पे लेडी के द्वारा कही जाती है। तो वह क्या बात है उसी को ही हमें आंसर के रूप में यहाँ पे लेना है। शी टेल्स हिम फर्मली दैट ही टू वेट फॉर 5 मिनट्स फॉर हिज डिनर।
वो कहती हैं, फर्मली कहती हैं कि बच्चा आपको 5 मिनट तो खाने के लिए इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो ये खाने के लिए इंतज़ार करना ही पड़ेगा कह के माँ जो है वो अपनी बात को फर्मली रख रही हैं। परंतु हो क्या रहा है, जब बच्चे ने र्यूडनेस रखा था तो हमने एक लाइन आपको समझाई थी कि वहाँ पे बोथ पेरेंट्स जो हैं वो इरिटेटेड हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, व्हाट इरिटेट्स बोथ द पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स किस चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं, किस चीज़ से उनको चिढ़ शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे, द चाइल्ड्स इंसिस्टेंट एंड इम्पेशेंट डिमांड्स इरिटेट्स द पेरेंट्स। चाइल्ड के द्वारा बार बार इंसिस्ट करना, बार बार जोर देना, बार बार इम्पेशेंट होना, इट मीन्स अपना धीरज खोना। बच्चों हम एक स्टेंजा और लेते हैं और स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। होप आप मेरे साथ साथ इसको पहले रीड आउट करेंगे, देन हम लाइन बाय लाइन, हमारे पास में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन दैट। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेंजा कवर कर रहे हैं। अनविलिंग टू डिस्प्यूट, पति पत्नी की बात हो रही है और पति कहते हैं कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट की मैं इच्छा नहीं रखता हूँ। द ऑब्वियस फैक्ट दैट शी इज़ ऑलवेज राइट, और उन्होंने क्या कहा कि सही फैक्ट तो यही है कि जो मेरी पत्नी कहती हैं वो हमेशा सत्य है, मेरी पत्नी हमेशा सही होती हैं। आई टर्न टूवर्ड्स द मोर अट्रैक्टिव व्यू दैट ओपन्स अप, और वो क्या कहते हैं पति महोदय कि मैं अपने आप को दूसरी तरफ देखने के नज़रिए से अपनी आँखों को फेर लेता हूँ। बिकॉज बिहाइंड माई आइज एंड शट्स हर आउट, मेरी आँखों से दूसरी चीज़ें दिख जाती हैं और मेरी पत्नी जो हैं वो उस समय मुझे दिखाई नहीं देती हैं। कहने का मतलब ये है पोएट का कि वो घर में सामंजस्य बना के रखना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स बना के रखना चाहते हैं, और इसीलिए किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो क्या कहते हैं, शी इज़ ऑलवेज राइट। ओके, समझ में आ गया है। स्टेंजा बेस्ड हम पहले भी इसका एक्सप्लेनेशन में पार्ट सेकंड में कवर अप कर चुके हैं। सो वी आर टेकिंग इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट नॉट विलिंग टू डू। पोएट क्या नहीं करना चाहते थे। आपको पता है पोएट को वाइफ ने कुछ कहा था तो उसके लिए पोएट क्या कहते हैं, शी इज़ ऑलवेज राइट। तो ये क्यों कहा उन्होंने, बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ही इज़ नॉट विलिंग टू आर्ग्यू विद हिज वाइफ। अपनी पत्नी के संग में किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करना वे नहीं चाहते थे। अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, तो देखिए, Why does the poet say that she is always right? पोएट ने ये क्यों कहा कि मेरी पत्नी हमेशा सही होती है। क्यों, इसके पीछे क्या नज़रिया है बच्चों, क्या ये सही है बात। पोएट के हिसाब से ये बात सही है। देखिए इसके आंसर को, द पोएट सेज so because he dislikes arguing with his wife over needless matters। पति जो हैं वो ऐसे फालतू के मैटर्स पे अपनी पत्नी से आर्ग्यूमेंट करने ज़रूरी नहीं समझता है, और इसीलिए पति महोदय क्या कहते हैं, शी इज़ ऑलवेज राइट। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिवार में सामंजस्य बैठाया जा रहा है बच्चों, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, और इसके लिए कई चीज़ों को हमें इग्नोर करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हेयर, विच मोर अट्रैक्टिव व्यू ओपन्स अप बिहाइंड द पोएट्स आइज। पोएट की आइज के आगे एक बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू आ गया था। क्या व्यू था वो, सी एंड रीड विद मी। समथिंग मोर इंटरेस्टिंग स्ट्राइक्स हिज इमेजिनेशन, इट इज सो अट्रैक्टिव दैट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इज रिप्लेस्ड बाय इट। कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा उनकी इमेजिनेशन में आ गया, और उस इमेजिनेशन की वजह से वो क्या कहते हैं, वो जो भी मेरे सामने चीज़ आई वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि मैं अपने पत्नी की बातों को भूल गया और मैं अपनी पत्नी की प्रेजेंस को ही उस अच्छी अट्रैक्टिव इमेजिनेशन से रिप्लेस कर गया हूँ। यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि रिप्लेसमेंट में उनका क्या व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
विच ट्रेट ऑफ द पोएट्स पर्सनैलिटी डू यू फाइंड इन दिस स्ट्रेंजा। इस स्ट्रेंजा में पोएट अपनी बात को कई तरीके से रख रहे हैं। वो अपनी इमेजिनेशन में अपनी वाइफ की जो जगह है वहाँ पे दूसरी चीज़ों को देखने लग गए, जबकि वाइफ उनसे बातें कर रही होती हैं। तो ये सब क्या है, क्या उनको लगता है, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या बात मेन आती है, इसी को इस लास्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे बच्चों। द पोएट इज़ एन इजी गोइंग इमेजिनेटिव पर्सन who avoids arguments over insignificant matters। पोएट जो हैं वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, इजी गोइंग लाइफ जीने, आरामदायक लाइफ जीने वाले बंदे हैं, और वो हमेशा ऐसी हर चीज़ को अवॉइड करते हैं बच्चों जिनसे कि घर में बहस का मुद्दा क्रिएट होता है। तो ये जो स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे अपने स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। तो होप आप सब इनको अपने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे, लर्न करेंगे और बार बार इनको प्रैक्टिस में लेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नई पोएम के साथ। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।